ध्वनिर्वर्णा पदम् वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है राजनीति विज्ञान विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम संविधान सभा का गठन और कार्य। ये कार्यक्रम MA राजनीति विज्ञान के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र, भारतीय सरकार और राजनीति की प्रथम इकाई पर आधारित है। इस कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार हैं डॉक्टर वर्षा सागोरकर। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो आइए सुनते हैं राजनीति विज्ञान विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम संविधान सभा का गठन और कार्य। नमस्कार बच्चों, आज हम संविधान सभा का गठन और उसके कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आपको पूर्व में भी मैंने बताया था कि सन 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा ब्रिटिश शासन के पास संविधान निर्माण करने की मांग रखी गई थी, जिसे 1940 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्वीकार किया गया और ये माना गया कि अब भारतीयों को संविधान का निर्माण करना चाहिए। इसी के मद्देनजर एक संविधान का निर्माण करने वाली समिति का गठन किया गया, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे कि इस संविधान सभा ने संविधान बनाने के लिए कुल 12 अधिवेशन किए, जिसमें 167 दिन लगे। इसमें 114 दिन प्रारूप संविधान के विचार में लगे और प्रारूप समिति का 29 अगस्त 1947 को निर्वाचन हुआ और 141 दिन तक इनकी बैठकें चली। संवैधानिक परामर्शदात्री समिति ने जो प्रारूप संविधान तैयार किया था, उसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। प्रारूप समिति ने संविधान सभा के सम्मुख जो पहला प्रारूप संविधान प्रस्तुत किया, उसमें 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों को शामिल किया। अंतिम रूप से संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। प्रारूप संविधान जो बनाया गया, उसमें संशोधन के 7,635 प्रस्ताव रखे गए, लेकिन इसमें केवल 2,473 प्रस्तावों के ऊपर विचार किया गया। तो आप पूर्व में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पूरी तरह से संविधान सभा की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। संविधान निर्माण करने के लिए संविधान सभा का चुनाव करने के लिए चुनाव किए गए। आपको 1885 में जिस कांग्रेस ने स्थापना की गई, उसने 208 स्थानों पर विजय प्राप्त की, जिसमें 233 सामान्य स्थानों और 4 मुख्य प्रांतों के लिए आरक्षित स्थानों में से 202 स्थान, जिसमें 78 मुस्लिम और 3 स्थान सिखों को प्राप्त हुए, और मुस्लिम लीग ने 78 में से 73 स्थानों में विजय प्राप्त की। इस प्रकार इनके गठन से संविधान निर्माण करने वाली समिति का गठन किया गया और संविधान सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों ने विभिन्न दलों के
प्रमुख नेताओं को उसमें शामिल किया, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू, दलित वर्ग संघ के जगजीवन राम, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति के अंबेडकर जी, और महिला के रूप में हंसा मेहता, और जमींदार संघ से महाराजा दरभंगा, और अखिल भारतीय हिंदू महासभा से श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और एक आंग्ल भारतीय फ्रैंक एंटनी, ऐसे इन लोगों को मिलकर संविधान सभा की रचना की गई। इस प्रकार अध्यक्ष और प्रांतीय विधानमंडल के एक भूतपूर्व अध्यक्ष संविधान सभा के सदस्य थे। संविधान सभा के सदस्यों में प्रसिद्ध वकील, चिकित्सक, शिक्षाविद, उपकुलपति, उद्योगपति और व्यापारी, श्रमिकों के प्रतिनिधि, लेखक, पत्रकार आदि सभी लोगों को इसमें सम्मिलित करके एक संविधान निर्माण करने वाली समिति या सभा का निर्वाचन किया गया, और महिलाओं के रूप में सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित और राजकुमारी अमृत कौर को इसमें शामिल किया गया। 20 नवंबर 1946 को इन सारे निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई गई और 9 दिसंबर 1946 को वे सारे के सारे संविधान सभा में उपस्थित हुए। केवल मुस्लिम लीग का रवैया बड़ा ही अजीब बना रहा, क्योंकि मुस्लिम लीग प्रारंभ से ही अलग प्रांत, अलग राज्य की मांग पर अड़ी हुई थी, इसलिए वो इस संविधान निर्माण करने वाली सभा में शामिल नहीं हुए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का निर्माण हुआ। यह वह ऐतिहासिक दिन था जब देश का संविधान बनाने हेतु जनता के प्रतिनिधि पहली बार एकत्रित हुए। जैसा कि मैं पूर्व में बता चुकी हूँ कि मुस्लिम लीग ने इस सभा का बहिष्कार किया, क्योंकि वे अलग प्रांत के निर्माण की मांग कर रहे थे, और संविधान सभा की पहली बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें बिहार के सबसे वयोवृद्ध नेता सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सभापति बने और रजिस्टर में पहली बार हस्ताक्षर किए, और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से सभा का स्थायी सभापति चुना गया, और वे अंत तक संविधान सभा के सभापति बने रहे। संविधान निर्माण करने वाली संस्था ने कुछ समितियों का भी निर्माण किया, ताकि संविधान बनाते समय सारे पक्षों के ऊपर विचार किया जा सके। सबसे पहले जो समितियां बनाई गई वो थी संघ संविधान समिति, ताकि देश को एक राज्यों का संघ बनाना है या संघ राज्य बनाना है, इसके बारे में विचार किया जा सके, और उनके सामने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि देशों का मॉडल था, ताकि उनका अनुसरण करके अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार संघात्मक शासन या संघ राज्य व्यवस्था का अनुसरण किया जाए। उसके पश्चात जो द्वितीय समिति बनाई गई वो प्रांतीय संविधान समिति थी, जिसने प्रांतीय स्तर पर समस्त मांगों को स्वीकार किया और उसमें शामिल करने के लिए उन मांगों को प्रारूप समिति के समक्ष रखा। फिर संघ शक्ति समिति, संविधान निर्माता इस तथ्य से बहुत अच्छे से परिचित थे कि जब भी शासन की शक्ति एक हाथ में होती है तो निश्चित रूप से विदेशियों का आक्रमण या युद्ध का खतरा बहुत कम होता है। इसलिए किस प्रकार की शक्ति का निर्माण किया जाए, शक्ति का केंद्र संघ बनाया जाए या राज्यों में विभक्त कर दिया जाए, इसके लिए भी संघ शक्ति समिति का निर्माण किया गया। उसके बाद चौथी समिति जो बनी वो मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों आदि से संबंधित परामर्श समिति थी। कौन कौन से मौलिक अधिकारों को इसमें शामिल किया जाएगा
और भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक उनके लिए कौन कौन से काम किए जाएंगे, इसके बारे में इस समिति में विचार विमर्श किया गया। 5वीं समिति थी प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। बाकी समस्त सदस्यों और उनके 7 सहयोगियों के द्वारा प्रारूप समिति का और संविधान का निर्माण किया गया। और अन्य जितनी भी समितियां थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे, उनके द्वारा इसमें सहयोगियों के साथ विचार विमर्श किया गया। 3 जून 1947 की योजना के अनुसार लॉर्ड माउंटबेटन योजना, जिसमें यह तय किया गया कि भारत को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाएगा, अर्थात जो एक हिस्सा हिंदुस्तान होगा और दूसरा हिस्सा पाकिस्तान होगा। इसके अलावा छोटी छोटी जो प्रिंसिले स्टेट थी उनको ये स्वतंत्रता दे दी गई कि या तो वो भारत के साथ शामिल हो जाए या पाकिस्तान के साथ, और चाहे तो वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी रख सकती है। तो इस योजना के तहत जब संविधान सभा की बैठक हुई तो सदस्यों की संख्या 324 रह गई, क्योंकि बाकी जो विभाजन से पूर्व राज्य थे वो पाकिस्तान में चले गए और इसके अलावा जो देशी रियासतें थी उनका भी विलय हो गया। इसके कारण 14 जुलाई 1947 को जब संविधान सभा ने स्थान ग्रहण किया तो कुल मुख्य रूप से 235 और जो छोटी छोटी राज्यों के 71 सदस्य थे, ऐसा मिलाकर संविधान सभा में 306 सदस्यों ने भागीदारी की। संविधान का पहला प्रारूप संवैधानिक परामर्शदाता बेनेगल नरसिम्हा राव की देखरेख में संविधान सभा के सचिवालय की परामर्श शाखा ने अक्टूबर 1947 को तैयार किया। इस प्रारूप में पहले संविधान सभा के सचिवालय के 3 जिल्दों में संसार के विभिन्न संविधानों के दृष्टांतों को एकत्रित करके उसको सदस्यों में वितरित किया गया और संसार के 50 देशों के संविधानों के कार्यकारी, विधायी, प्रक्रिया संबंधी, प्रशासनिक एवं अन्य उपबंधों को तुलनात्मक रूप से संकलित किया गया, ताकि किस देश के संविधान से हमें क्या क्या ग्रहण करना है या कौन कौन से तत्वों को शामिल करना है, इसके ऊपर विचार किया जाए। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति का निर्माण किया। 30 अगस्त को इसकी सभा आयोजित की गई और यह 141 दिन तक लगातार होती रही और उस प्रारूप समिति में संविधान के बाह्य तत्वों का निर्माण कर लिया गया। प्रारूप संविधान को फरवरी 1948 में संविधान सभा के अध्यक्ष के पास दृष्टांत हेतु भेजा गया और इसे प्रकाशित कराया गया। प्रकाशित करने के बाद उसमें बहुत सारे संशोधन प्राप्त हुए। उन संशोधनों के आधार पर फिर से 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा के द्वारा विचार विमर्श किया गया और 15 नवंबर 1948 से प्रारूप संविधान पर विचार प्रारंभ हुआ, जो संविधान सभा के 7वें, 8वें, 9वें और 10वें अधिवेशनों में 17 अक्टूबर 1949 तक चलता रहा। प्रारूप संविधान पर संविधान सभा के सचिवालय को लगभग 7 से 8 हजार संशोधन पत्रों की सूचना मिली और केवल 2500 संशोधनों के ऊपर विचार किया गया और अंत में ये क्रम चलता रहा 1947 नवंबर तक, जब तक कि भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर ली। हम जानते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने अपनी कार्यवाही प्रारंभ की और कार्य संचालन और प्रक्रिया संबंधी किसी भी प्रकार के नियमों को नहीं बनाया, क्योंकि
उस समय ये एक अस्थायी समिति थी और किसी भी प्रकार के नियम अधिनियम के बिना इसे प्रारंभ किया था। और वे चाहते थे कि जितने भी नियम बने, जितने भी विनियम बने, सबका निर्माण धीरे धीरे स्वयं करें। और 10 दिसंबर को सभा ने प्रस्ताव पारित करके इस तरह के प्रक्रिया नियम समिति बनाए जाने का प्रस्ताव भी पारित कर दिया। समिति को ये कार्य सौंपा गया कि वो प्रक्रिया संबंधी अध्यक्ष की शक्तियों, संविधान सभा के कार्य संगठन, अधिकारियों की नियुक्ति और सभा में जितने भी रिक्त स्थान हैं आदि भरने की सिफारिश करे या आदि भरने की प्रक्रिया करे। जब तक अंतिम रूप से नियमों का निर्माण ना हो जाए तब तक अध्यक्ष द्वारा ही सदस्यों, कर्मचारियों के लिए वेतन और भत्ते आदि निश्चित करना तय किया गया। समिति की बैठकें राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई और 21 दिसंबर 1946 को उन्होंने अपनी रिपोर्ट सभा में पेश कर दी। जब संविधान सभा में संविधान निर्माण की चर्चा हो रही थी तब विभिन्न बातों या जिन जिन को संविधान में शामिल किया जाना है उसके ऊपर विचार विमर्श करने का कार्य प्रारंभ हो गया। यही संविधान सभा का कार्य था कि वो संविधान का निर्माण करे और संविधान के अनुसार देश के लिए क्या क्या आवश्यक है, कौन कौन से तत्व जरूरी हैं, उन सबको इसमें शामिल करें। सबसे पहला काम संविधान सभा के द्वारा जो किया गया वो है भारत की संविधान की प्रस्तावना। भारत के संविधान की प्रस्तावना को जब स्वीकार किया गया तो उसमें ये कहा गया कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देना चाहते हैं। प्रस्तावना में सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से अंतिम सत्ता जनता में निहित की और क्योंकि इस संविधान का निर्माण जनता के द्वारा हुआ है इसलिए समस्त सत्ता जनता के पास होगी। गणतंत्र शब्द के ऊपर भी समिति में काफी वाद विवाद हुआ और प्रारूप समिति ने यह सुझाव दिया कि गणतंत्र शब्द इसलिए प्रयुक्त किया गया है कि हमारे यहाँ से गणराज्य बनाए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ है। अब देश के प्रमुख व्यक्ति का पद किसी वंश के आधार पर या वंशानुगत व्यवस्था के आधार पर ना होकर जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए व्यक्ति के द्वारा होगा। इसलिए इसमें गणराज्य शब्द को जोड़ा गया है। और गणराज्य शब्द जोड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम ब्रिटेन के अधीन हैं या उस तरह की व्यवस्था को इसमें शामिल करना चाहते हैं। भारत के लोग के ऊपर भी काफी विवाद हुआ, लेकिन अंत में ये तय हुआ कि प्रस्तावना में पहला शब्द भारत के लोग ही रखा जाएगा, क्योंकि समस्त जो शक्ति है वो जनता में निहित की गई है। इसलिए भारत में जो संविधान की प्रस्तावना है उसका प्रारंभ हम भारत के लोग से ही स्वीकार किया गया। दूसरा जो विचार विमर्श किया गया वो मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के ऊपर किया गया। हम जानते हैं कि बहुत सालों तक हम दास्ता की जंजीरों में जकड़े हुए थे। हमको बहुत सारे अधिकारों का उपयोग करने का अवसर नहीं मिला था। पहली बार वो अवसर हमें प्राप्त होने वाला था। इसलिए संविधान सभा चाहती थी कि ऐसे मौलिक अधिकारों को शामिल किया जाए जिससे व्यक्तित्व का विकास हो सके, मनुष्य की चहुमुखी उन्नति हो सके। संविधान सभा ने इसके ऊपर काफी वाद विवाद भी किया, काफी विचार विमर्श भी किया और बाद में मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को इसमें सम्मिलित किया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी मौलिक अधिकार के रूप में बहुत सारी स्वतंत्रताएं, बहुत सारी ऐसी चीजें संविधान निर्माताओं से
छूट गई थी, जो कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं थी, तो उन्होंने उसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए गाइडलाइन का काम करते हैं, पथ प्रदर्शक का काम करते हैं कि इसको प्राप्त करके एक राज्य अपने आप को लोक कल्याणकारी स्वरूप प्रदान कर सकता है। तो इसके ऊपर विचार हुआ। फिर जो हमको स्वतंत्रताएं मिली, जैसे समानता का अधिकार है या धार्मिक स्वतंत्रता है, निवारक निरोध है या निवारक नजरबंदी कानून है, इसके ऊपर काफी विचार विमर्श किया गया और यह तय किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता दी जाएगी, साथ ही 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं भी प्रदान की जाएगी और ये सब मौलिक अधिकारों के अंतर्गत होगी। तो संविधान सभा के द्वारा मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को इसमें शामिल किया गया। फिर संघीय कार्यपालिका के ऊपर विचार विमर्श हुआ कि अब राज्य का स्वरूप किस प्रकार का रखा जाए, संघात्मक या अध्यक्षात्मक। तो तय किया गया कि राज्य का स्वरूप संघात्मक होगा, क्योंकि अगर अध्यक्षात्मक प्रजातंत्र स्थापित किया जाता है तो वैसी परिस्थितियां हमारे यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। चूंकि अंग्रेजों ने इतने दिनों तक हमारे यहाँ शासन किया, इसलिए उसी प्रकार की संसदात्मक व्यवस्था को हमारे यहाँ पर स्वीकार किया गया और संविधान के ढांचे में एक पद राष्ट्रपति का निर्माण किया गया। वैसे देखने में वो अमेरिकन राष्ट्रपति की भांति दिखाई देता है, लेकिन जब वास्तविक रूप में उन्होंने उसे देखा तो पाया कि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के हाथ में है और संविधान के द्वारा समस्त शक्तियां राष्ट्रपति को देने का विचार किया गया। फिर राष्ट्रपति का पद तो निर्धारित कर दिया गया, लेकिन इसका निर्वाचन किस प्रकार से किया जाए, इसके संबंध में सदस्यों में विचार विमर्श हुआ, वाद विवाद हुआ और उनका ये मानना था कि प्रधानमंत्री का निर्वाचन चूंकि हम जनता के द्वारा सीधे रख रहे हैं, तो इनका निर्वाचन उनके प्रतिनिधियों के द्वारा रखा जाए। फिर उसमें एकल संक्रमणीय पद्धति हो या आनुपातिक पद्धति हो, इसके ऊपर भी विचार विमर्श हुआ। सबसे अधिक विवाद का विषय जो संविधान सभा के सामने था वह था राष्ट्रपति की शक्तियां। सर्वाधिक विवादास्पद कोई ये कह रहा था कि उसे नाम मात्र का अगर कार्यपालिका बनाते हैं तो कोई भी शक्तियां देने के पक्ष में नहीं थे। दूसरी तरफ कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो शक्तियों के साथ साथ अन्य शक्तियां यानी सबसे प्रमुख शक्तियां संकटकालीन शक्तियां देने के पक्ष में थे, क्योंकि उनको ये भी भय था कि अगर संकटकालीन शक्तियां राष्ट्रपति को देते हैं तो वो तानाशाह बन सकता है और इस संविधान निर्माण करने वाली संस्था का उद्देश्य तानाशाह का निर्माण करना नहीं था। इसलिए संकटकालीन शक्तियों के साथ साथ नाम मात्र की शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान की गई। साथ ही उसमें परामर्श देने के लिए न्यायपालिका को उसके साथ जोड़ा गया। फिर जो संविधान सभा के द्वारा विचार विमर्श किया गया वो थी संघीय कार्यपालिका, यानी संघ में कार्यपालिका किस प्रकार से काम करेगी, मंत्री परिषद किस प्रकार से होगा। तो संविधान सभा ने ये परामर्श दिया कि एक मंत्री परिषद होगी जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करेगा और वो समय समय पर राष्ट्रपति को सलाह और सहायता भी प्रदान करेगा। बाद में फिर से इसमें वाद विवाद हुआ और इसके अंतर्गत ये तय किया गया कि मंत्री परिषद का मुख्य कार्य राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देना है, लेकिन अंत में ये तय किया गया कि राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्री परिषद होगी जो मजबूत संसदात्मक शासन व्यवस्था की नींव रखेगी। उसके बाद संसद के ऊपर विचार किया गया कि संसद का नाम क्या रखा जाए। किसी ने सुझाव दिया कि सीनेट रखा जाए, किसी ने कहा प्रतिनिधि सभा रखा जाए। बहुत सारे नाम प्रस्तावित हुए, किसी ने राज्यसभा का भी उल्लेख किया, लेकिन बाद में
संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा ये तय हुए और वयस्क मताधिकार के द्वारा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उपयोग करते हुए अर्थात मत देने का अधिकार का उपयोग करते हुए उनको चुनने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार इतने सारे पक्षों के ऊपर संविधान सभा के द्वारा विचार विमर्श किया गया और ये तय किया गया कि भारत के संविधान का स्वरूप किस प्रकार होगा। अब इसमें इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इन्होंने हमारे जो राष्ट्र का स्वरूप प्रदान किया, संसदात्मक शासन व्यवस्था, जब हम आगे लेक्चर में सुनेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमारे देश के लिए कौन सी व्यवस्था सबसे उपयोगी थी और इतना ज्यादा विचार विमर्श करके अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को स्वीकार न करके उन्होंने संसदात्मक शासन व्यवस्था को हमारे यहाँ पर रखा। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका संविधान सभा की जो थी उसमें प्रारूप समिति की थी। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक या पिता भी पुकारा जाता है, क्योंकि जो भी आपत्तियां, शंकाएं और जिज्ञासाएं लोगों के द्वारा उठाई गई थी उसका निराकरण, उसका समाधान भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया और उन्हीं के कारण दलित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए विभिन्न संवैधानिक व्यवस्था और प्रावधानों को संविधान में शामिल किया गया। इसीलिए आज भारतीय संविधान को सामाजिक न्याय का दस्तावेज कहा जाता है कि सभी व्यक्तियों को समान समझा गया, चाहे वो कानून हो, चाहे वो समाज हो, और इस कारण भारतीय संविधान अपने आप में अनोखा संविधान बन गया। हालांकि संविधान सभा ने बहुत अधिक कार्य किए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो संविधान सभा के कार्य से प्रभावित नहीं थे। उनको उनके कार्यों में शंकाएं दिख रही थी, तो बहुत सारे लोगों ने उसकी आलोचना की। आलोचना करने में जो सबसे पहला विवाद उठता है कि संविधान सभा एक निर्वाचित संस्था नहीं थी। हम लोगों ने संविधान का निर्माण करने के लिए सदस्यों को चुन लिया और उन्होंने संविधान का निर्माण किया, उन्होंने अपना कर्तव्य बखूबी निभाया। किंतु लोग यह मानते हैं कि अगर एक निर्वाचित संस्था होती, लोगों के द्वारा उसको निर्वाचित किया होता, तो संविधान का स्वरूप कुछ अलग प्रकार का होता, या संविधान आज जो है उससे कुछ अलग होता। उसके बाद संविधान सभा एक प्रतिनिधि संस्था नहीं थी। संविधान सभा का निर्माण तो कर दिया, लेकिन लोग यह मानते हैं कि ये केवल एक हिंदुओं की सभा थी, हिंदुओं की संस्था थी। इसमें ना मुस्लिम प्रतिनिधि सम्मिलित हुए, ना अन्य जातियों के लोग शामिल थे। लेकिन यह आलोचना इस रूप में नहीं स्वीकार की जा सकती कि जब सदस्यों का गठन हो रहा था तो हर जाति, हर धर्म के लोगों का इसमें ध्यान रखा गया था, तो इसलिए यह आलोचना नहीं मानी जा सकती। फिर तीसरी आलोचना यह मानते हैं कि इसमें कांग्रेस की प्रधानता थी। निश्चित रूप से 1885 में स्थापित कांग्रेस उस समय एक अनोखी, एक अलग संस्था थी। उसी के नेतृत्व में देश को आजादी प्राप्त होने वाली थी, और आजादी प्राप्त हुई भी तो निश्चित रूप से जो संस्था या जो सभा काम करती है वही नेतृत्व करती है और उसकी ही प्रधानता होती है, क्योंकि कांग्रेसियों का इसमें प्रतिशत 82 था। फिर प्रभु सत्ता इसको बहुत अधिक प्रदान कर दी गई थी, यानी ये कहा जाता है कि उसमें इतनी बातें सम्मिलित कर दी गई थी कि जिसको केवल वकील ही सुलझा सकते हैं। यानी भारतीय संविधान वकीलों का संविधान बन गया था, जिसमें जो जो धाराएं थी या जो अनुसूचियां थी वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी कि उसको आम आदमी के द्वारा या संसद के सदस्यों के द्वारा उसका व्याख्या करना बहुत कठिन काम था। इसकी व्याख्या केवल वकीलों के द्वारा ही की जा सकती थी, और इसमें श्रमिकों, दस्तकारों और किसानों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। ऐसा
आलोचक मानते हैं और इस सभा का गठन सांप्रदायिक आधार पर हुआ ऐसा भी ये सदस्य मानते हैं। लेकिन फिर भी इतना होने के बाद हम ये कह सकते हैं कि संविधान सभा ने एक उत्कृष्ट संविधान का निर्माण किया, अपनी भूमिका का अच्छी तरह से निर्वाह किया। संसदीय लोकतंत्र, संघवादी व्यवस्था, एकात्मक शासन, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, विश्व शांति आदि को इसमें सम्मिलित किया और लोगों के आकांक्षाओं का प्रतीक बना दिया। इस प्रकार विश्व के लिए भारत का संविधान एक विलक्षण संविधान है और संविधान निर्माताओं ने देश की भावनाओं और इच्छाओं के अनुरूप एक संविधान का निर्माण किया और इतना अच्छे संविधान का निर्माण किया कि आज़ादी को इतने साल हो जाने के बाद भी आज वो उसी रूप में हमें परिलक्षित होता है। अभी आप सुन रहे थे राजनीति विज्ञान विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम संविधान सभा का गठन और कार्य। कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थी डॉक्टर वर्षा सागोरकर। निवेदिका थी अनुराधा। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।